Hello, friends and students. My name is Rakesh Solanki, and I am a computer teacher in HD Public School, Pahu Akbarpur. So, I am making this video for 8th class computer, and this is the first chapter. Name of the chapter is Advanced Tax in ICT, and this is the part 2 of this chapter. Earlier, we have already made part 1 of this, and in this part we will learn about Kindle, cloud storage, and robotics. So let's start. So in the previous video we started this chapter and we talked about the virtual reality and 3D printing. Okay, after that in this video we will talk about Kindle, wearable computers, and cloud storage. So these 3 points we will cover. So let's move to that page, Kindle. Okay, so what is Kindle? ये जो Kindle होता है ये एक डिवाइस होता है, जैसे आप यहाँ पिक्चर्स में देख पा रहे हो. ठीक है, तो एक डिवाइस आता है ऐसा जो लगभग साइज में बुक के बराबर ही होता है. और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ये स्पेशली मेन पर्पस तो इसका होता है बुक्स को पढ़ना इसके अंदर. ओके, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं अभी तो हाथ में लेकर बुक्स रख के फिर पढ़ते हैं, बट अभी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है जिसके अंदर आप ई बुक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रख सकते हो. जो बुक है उन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इसमें जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग देता है जैसे आप रियल में कोई बुक पढ़ रहे हो. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बुक ओपन है, ये चैप्टर जो भी है. ठीक है, तो ऐसे पेजेस भी इसमें टर्न करते हो तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रियल में आप बुक्स के पेजेस टर्न करते हो. ऐसे एनिमेशंस वगैरह इसमें बनाए गए हैं तो आपको बिल्कुल यही फील होता है कि आप कोई बुक या मैगजीन या न्यूज़पेपर इसके अंदर रीड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या होता है? किंडल. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. अ किंडल इज ए डिवाइस यूज टू, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है टू बाय, खरीदने के लिए, रीड, डाउनलोड एंड ब्राउज ई बुक्स. ई बुक्स को खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, या ब्राउज का मतलब ढूंढने के लिए उन्हें. मतलब आपको कोई बुक चाहिए तो आप उसको ब्राउज कर सकते हो, मतलब बहुत सारी बुक्स में से कि आपको कौन सी बुक चाहिए. ओके, सिर्फ ई बुक्स नहीं, ई बुक्स के अलावा भी लिखा है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड एक्सेस डिजिटल मीडिया. आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं इसके अंदर, मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं, या कोई भी डिजिटल मीडिया भी एक्सेस कर सकते हैं. डिजिटल मीडिया का मतलब होता है जैसे कोई टेक्स्ट डेटा है, वीडियो डेटा है, ऑडियो है, वो भी आप इसमें प्ले कर सकते हैं. ओके, अ किंडल कैन बी चार्ज्ड यूजिंग अ कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट. आप इसको चार्ज कर सकते हो कैसे? सिंपल, इसमें जो यूएसबी पोर्ट होता है यहाँ पर एक वायर आती है, उसमें लग जाएगी और वो वायर आपकी कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लग जाएगी, कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उसी से ये चार्ज हो जाता है. और एन एडेप्टर, या इसका एक अलग से एडेप्टर भी आता है, जैसे चार्जर जिसको आप बोलते हैं, जैसे मोबाइल्स के साथ आते हैं ना अलग से चार्जर आते हैं, उनको एडेप्टर बोलते हैं एक्चुअली में. ठीक है, तो इसका भी एक अलग से अडेप्टर भी आता है इसके साथ, तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्लग के अंदर उसको लगा के इसे चार्ज कर सकते हो. देयर आर वेरियस किंडल डिवाइसेज अवेलेबल इन द मार्केट. आजकल जो मार्केट में बहुत कई तरह के किंडल डिवाइसेज हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. तो अलग अलग जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग कई तरह के किंडल डिवाइसेज अवेलेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सम ऑफ देम हैव फीचर ऑफ प्लेइंग बैकग्राउंड म्यूजिक. अब जैसे उनमें से कुछ ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर ऐसा फीचर होता है कि जब आप बुक को रीड कर रहे हैं, किसी ई बुक को रीड कर रहे हैं तो पीछे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलता रहे. वाइल रीडिंग वेयर एज सम हैव वाईफाई इनबिल्ट. तो किसी में तो ये होता है कि रीडिंग के टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहे, और कुछ में वाईफाई की फंक्शनैलिटी अलग से दी होती है. यानी जिन लोगों को इंटरनेट पे ज़्यादा काम करना हो तो उनके लिए ये वाईफाई वाला मॉडल आता है. तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो किसी इंटरनेट के साथ वाईफाई का यूज़ करके. ठीक है, और फिर इंटरनेट पे भी काम कर सकते हो इसके अंदर. नेक्स्ट इज द फर्स्ट किंडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय Amazon, नोन एज Amazon किंडल. तो जो सबसे पहला ये किंडल डिवाइस बना था वो Amazon एक कंपनी है, आपको पता है, शॉपिंग जहाँ से आप करते हो बहुत तरह की, घर पर ही कोई भी सामान आपको मंगाना हो मंगा सकते हो. तो उसी ने Amazon किंडल के नाम से ये डिवाइस सबसे पहले बना के
लॉन्च किया था। इफ़ यू आर अ कीन रीडर, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, देन यू डू नॉट नीड टू कैरी ए हैंडफुल ऑफ बुक्स। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ना बहुत पसंद होता है, तो हमेशा अपने साथ 2-3 बुक्स हम रखते हैं अपने बैग में, कि जब भी उनको खाली टाइम मिला वो उन बुक्स को पढ़ने लगे। तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है उनको, वो अगर ये डिवाइस अपने साथ रखेंगे, ठीक है, तो उनको अपने बैग में ये बुक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सेव मल्टीपल ई बुक्स इन द किंडल। अब इस एक किंडल डिवाइस के अंदर बहुत सारी बुक सेव की जा सकती हैं। एंड सिंस इट इज़ पोर्टेबल, और क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी आसान होता है, इट कैन बी इजीली हैंडल बाय ट्रेवलिंग। इसलिए ट्रैवलिंग के दौरान इसको हैंडल करना बहुत आसान होता है। ठीक है, एक जो बुक होती है नॉर्मली उससे भी ये थिन होता है साइज में, और लगभग उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो एक बुक को तो ज़्यादा जैसे कैरी करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इसलिए इसको भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता कैरी करना, कहीं भी ले जाना, पोर्टेबल होता है। द साइज ऑफ ए किंडल डिवाइस इज जनरली 6 इंच। तो आमतौर पर 6 इंच जो आपका एक छोटा स्केल यूज करते हो आप, स्केल होता है ना, एक तो थोड़ा बड़े वाला यूज करते हो तो वो 12 इंचज का होता है, छोटे वाला होता है जो 6 इंच का होता है, तो लगभग उस स्केल जितना ही इसका साइज होता है। तो आप नॉर्मली जो बुक्स वगैरह रीड करते हो वो भी इससे लगभग कुछ बड़ी ही होती हैं जो आप स्कूल्स में यूज करते हो। ठीक है, सो ये था किंडल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके कुछ फीचर्स, एक किंडल के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। वन इज़ बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो जहाँ तक आपने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रहे कि अच्छा आपने यहाँ तक पढ़ लिया था बुक को। ठीक है, तो अगली बार आप वहीं से स्टार्ट करो, तो उसके लिए क्या हम बीच में कोई पेज वगैरह फंसा देते हैं या पेन रख दिया बीच में। तो ये जो हम काम करते हैं, पेन पेंसिल कुछ बीच में लगा दी उस पेज पर जहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसको बोलता है बुक मार्क। तो इसमें भी बुक मार्क लगाए जा सकते हैं। इसमें एक्चुअली आपको अलग से ऐसे पेन पेंसिल या कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें बुक मार्क का ऑप्शन होता है, जो आप बुक जहाँ पे आपने पढ़ के छोड़ी है, ठीक है, आप वहाँ पर एक बुक मार्क ऐड कर दो। नेक्स्ट टाइम आओगे तो उस बुक मार्क का जो ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको वो बुक मार्क्स के नेम आ जाएंगे। तो जो भी आप नेम सेलेक्ट करोगे तो उसी पेज पे चले जाओगे जिस पेज पे वो बुक मार्क आपने बनाया था, तो जो डायरेक्ट आपका वही पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बुक मार्क्स इसमें बना सकते हो। एक्सेस टू स्पेसिफिक टॉपिक्स ओनली, अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने हैं आप तो केवल वो पढ़ सकते हो। ऑनलाइन डिक्शनरी, इसके अंदर एक डिक्शनरी भी होती है जहाँ पे आप किसी भी वर्ड का अगर आपको मीनिंग देखना है तो वो आप देख सकते हो। इजिली पोर्टेबल ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, इस एक ही डिवाइस के अंदर आप बहुत सारी बुक्स, इवन दो जो अभी ये वैसे अलग अलग प्राइसेस के अकॉर्डिंग आते हैं, उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी, बट जो सस्ते से सस्ता भी जो आता होगा ना ये किंडल डिवाइस, उसके अंदर भी 1000 से ज़्यादा ई बुक्स आप स्टोर कर सकते हो। जो बहुत सस्ते वाला मैं बता रहा हूँ, जो शायद 5-7 हज़ार से स्टार्ट हो जाते होंगे, उनके अंदर भी मिनिमम 1000 बुक्स आप स्टोर कर सकते हो। ओके, और जो महंगे वाले हैं तो उनके अंदर तो लैक्स ऑफ बुक्स कैन बी स्टोर्ड, एक पूरी लाइब्रेरी जितनी बुक्स आप स्टोर करके रख सकते हो। जो थोड़े अच्छे महंगे आते हैं 20 से 25-30 हज़ार रुपये तक के आते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इजी पोर्टेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बुक्स। ओके, ये हो गया था पॉइंट हमारा। रेजोल्यूशन एडजस्टमेंट, आप इसकी रेजोल्यूशन को, स्क्रीन की जो क्वालिटी है उसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करनी है, कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करना है, लाइट कितनी कम या ज़्यादा रखनी है, वो सब कुछ सेट कर सकते हो। अपडेट्स ऑन टॉपिक्स, तो आपको इसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी अपडेटेड मिलते हैं। जैसे अगर कोई बिग बुक आपने खरीदी है या आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, अब जो कई बार क्या होता है, हर साल बुक में कुछ मैटर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको फिर दोबारा नई बुक परचेज करनी पड़ेगी। बट इसमें क्या है, जो ई बुक्स होती हैं, ठीक है, आपने कोई ई बुक्स आप पढ़ रहे हो, जब अगर कोई कंपनी उस ई बुक में चेंज करेगी तो वो चेंज इस आप वाली ई बुक में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगले साल नई बुक खरीदने की जरूरत है, उसी बुक में वो जो नई इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाली होगी वो ऐड हो जाएगी। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपडेट्स ऑन टॉपिक, यानी जो भी टॉपिक्स हैं वो अपने आप अपडेट्स होते रहते हैं। ईमेल एंड रीड ई ब्लॉग्स फैसिलिटी, आप इसके अंदर अपने ईमेल्स वगैरह भी रीड कर सकते हो। या ई ब्लॉग्स, ई ब्लॉग्स किसको बोलते हैं, जैसे कुछ वेबसाइट होती हैं, वो वेबसाइट आपको फैसिलिटी देती है कि उन वेबसाइट पर जाकर आप अपना खुद का एक पेज क्रिएट कर सको, जिसको वेब पेज बोलते हैं। तो वो अपना वेब पेज आप खुद का बना सकते हो, उस पर आप जो मर्जी इंफॉर्मेशन डालना चाहो वो उस वेब पेज पे
डाल सकते हो। ठीक है, तो वो जो वेब पेज खुद बनाते हो आप किसी वेबसाइट पर जाकर, उसे बोलते हैं ब्लॉग, ई ब्लॉग, इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग। ठीक है, तो आप वो ई ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़ सकते हो, दूसरों के भी पढ़ सकते हो, या अपना खुद का ई ब्लॉग आपने बना रखा है तो उस पर आप कोई इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। दूसरों का तो हम सिर्फ पढ़ सकते हो, उस पर इन्फॉर्मेशन ही डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं। लिसन टू टॉपिक्स एंड इवन प्ले MP3। आप जो इसमें एक फैसिलिटी और भी होती है, जैसे जो भी आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना, इसमें एक फीचर होता है, ये इस टेक्स्ट को रीड करके भी बता सकता है। तो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप रीडिंग मोड पे इसको डाल दो। ठीक है, तो ये आपको खुद पढ़ पढ़ के वो सुनाता जाएगा, आप सिर्फ सुन सकते हो उसको। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है आजकल जो अवेलेबल है। और इसके अलावा साथ साथ अगर आप वैसे खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो बैकग्राउंड में हल्का हल्का कोई म्यूजिक चलता रहे, ठीक है, तो वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छी बनती है पढ़ाई में। कुछ लोगों का उल्टा भी होता है, कुछ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है म्यूज़िक। ठीक है, और कुछ लोगों को हेल्प करता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह चलाना चाहो, या कभी पढ़ने का मन है सिर्फ म्यूजिक सुनना है, तो वो काम भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये किंडल डिवाइस होता है बहुत ही यूज़फुल होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें ई बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा भी कंप्यूटर के बहुत सारे काम ये कर लेता है। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ एक नॉलेज आई है। डिड यू नो Amazon रिलीज द किंडल? अमेजन ने किंडल को सबसे पहले रिलीज किया था। इट्स फर्स्ट ई रीड ऑन नवंबर 2007। तो सबसे पहले 19 नवंबर 2007 को, और इसकी जो प्राइस रखी गई थी $399, यानी 399 USD डॉलर्स। ठीक है, US डॉलर, USD का मतलब है US डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो ये इसकी कीमत रखी गई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये तो था किंडल। अब बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे हो, जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो उसे, अपना डेटा है, आपने कोई भी फाइल बनाई, ठीक है, कोई भी काम किया, तो वो फाइल आप कहाँ सेव करते हो? अपने कंप्यूटर पे करते हो। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर पे करने, उसको सेव करने की बजाय बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आपको अपना डेटा, अपनी वेबसाइट्स उन्होंने बना रखी हैं, ठीक है, उन पर सेव कर लेती हैं। ओके, तो उनको क्या बोलते हैं? क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर। तो वो जो कंपनीज हैं उनको हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज की जो सर्विस वो हमें प्रोवाइड करवाती हैं। और इस प्रोसेस को, मतलब अपने डेटा को अपने कंप्यूटर के अलावा इंटरनेट पर कहीं जाके सेव कर देना किसी और वेबसाइट पर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लाउड स्टोरेज। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के बारे में अब पढ़ते हैं। क्लाउड स्टोरेज इज ए डेटा स्टोरेज मॉडल इन विच डेटा इज स्टोर्ड, मैनेज्ड एंड बैकअप्ड रिमोटली ऑन क्लाउड सर्वर्स। इसमें जो हमारा डेटा होता है, मतलब ये एक ऐसा स्टोरेज मॉडल है, मतलब स्टोरेज करने का एक ऐसा तरीका है, डेटा को स्टोर करने का ऐसा तरीका है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और मैनेज किया जाता है, या उसका बैकअप लिया जाता है रिमोटली, कहीं और, मतलब आपके कंप्यूटर पर ये सामने काम नहीं किए जाते, मतलब आपके डेटा को आपके कंप्यूटर पे नहीं रखा जाएगा, ना उसे मैनेज किया जाएगा, ना उसका बैकअप लिया जाएगा। ये सारे काम कहाँ किए जाएंगे? रिमोटली। रिमोटली का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, कहीं और दूर, आपके कंप्यूटर से बहुत दूर, ऑन क्लाउड सर्वर्स। क्लाउड सर्वर उन कंप्यूटर को बोलते हैं, यानी आपका डेटा देखो स्टोर तो किसी ना किसी कंप्यूटर पर ही होगा ना। ठीक है, तो वो आपके कंप्यूटर की बजाय किसी और कंप्यूटर पर जाकर सेव होता है, और उन कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं हम? क्लाउड सर्वर्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका है। तो डेटा को हम किसी क्लाउड सर्वर पर स्टोर करवाते हैं अपने खुद के कंप्यूटर की बजाय। ओके, अब उसके बेनिफिट्स क्या हो गए वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू बिग कंपनी। अब एक अकेले आदमी से लेकर, अकेले व्यक्ति से लेकर टू बिग कंपनी, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों तक, एवरी वन कैन एक्सेस एंड स्टोर देयर पर्सनल और पब्लिक डेटा ऑन स्टोरेज क्लाउड। एक अकेला आदमी भी चाहे, या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपनी पूरी कंपनी का डेटा अगर चाहे तो क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर कर सकता है। वो चाहे वो पर्सनल डेटा हो किसी का, चाहे पब्लिक डेटा हो, यानी बहुत सारे लोगों का इकट्ठा डेटा हो जो सबको दिखाना हो। ठीक है, तो आप अपना पर्सनल डेटा भी रख सकते हो, या ऐसा डेटा भी रख सकते हो जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, उसको बोलते हैं पब्लिक डेटा। ठीक है, तो आप हर तरह का डेटा इस क्लाउड स्टोरेज पर रख सकते हो। टिपिकली
यू कैन एक्सेस इट ओवर द इंटरनेट। अब इस डेटा को एक्सेस करने के लिए, अब क्योंकि डेटा आपके कंप्यूटर पर तो है नहीं, तो दूसरे किसी कंप्यूटर पर है, तो उस कंप्यूटर से अगर आपको उस डेटा को यूज करना है या आप जब स्टोर करते हो उस कंप्यूटर को, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है। इंटरनेट के थ्रू ही, जैसे आपके फाइल में आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है, तो उस फाइल को जब आप क्लाउड पर स्टोरेज करना चाहते हो, क्लाउड का मतलब वो दूसरे कंप्यूटर पर, ठीक है, क्लाउड सर्वर्स पर जब स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, इंटरनेट चाहिएगा। तो इंटरनेट के थ्रू आपका डेटा जाएगा कहाँ, उन क्लाउड सर्वर के पास, और वहाँ जाके सेव हो जाएगा। ऐसे ही जब आपको उसको यूज़ करना होगा, तो भी अगर इंटरनेट कनेक्शन होगा, ठीक है, तो उन क्लाउड सर्वर, ये जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं ये हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, ये तो होते ही हैं। अगर आपका कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, तो फिर आप डायरेक्टली इनसे डेटा को ले भी सकते हो और इनके पास डेटा सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बताया टिपिकली, मतलब आमतौर पर तो जो होता है, ये जो क्लाउड स्टोरेज होता है, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो क्यों जरूरत पड़ती है, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि आपको डेटा कहाँ एक बार इनके पास भेजना पड़ेगा या इनसे मंगवाना पड़ेगा, और उस काम के लिए क्या चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए। तो जो डेटा ट्रांसफर होता है हमारा, वो इंटरनेट के थ्रू ही होता है। नेटवर्क हमने पढ़ा था ना, मतलब कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो नेटवर्क के थ्रू होगा, ओके। और इंटरनेट क्या है, वो एक नेटवर्क ही है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिससे पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये क्लाउड सर्वर्स होते हैं, ये इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, मतलब उस नेटवर्क पर ये तो कनेक्ट है। अगर हम भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, मतलब हम भी उसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं जिस पर क्लाउड सर्वर कनेक्ट है, तो हम इन क्लाउड सर्वर से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी फाइल को इन पर सेव भी कर सकते हैं और इनसे वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। सो तो हमने क्या बताया कि आमतौर पर तो हमें इंटरनेट की जरूरत होती है, बट सम कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड ऑफलाइन एक्सेस टू द क्लाउड स्टोरेज। बट कुछ कंपनियां जो हैं, अब वो आजकल क्या करती हैं, ऑफलाइन भी एक्सेस प्रोवाइड करने लगे हैं। मतलब आप ऑफलाइन भी उस क्लाउड स्टोरेज सर्विस को यूज कर सकते हो। ऑफलाइन का मतलब क्या है, विदाउट इंटरनेट। ऑफलाइन से मतलब है कि बिना इंटरनेट के भी आप उस सर्विस को यूज कर सकते हो। अब सोचेंगे बिना इंटरनेट के कैसे यूज करेंगे, बिना इंटरनेट के हमारा डेटा उनके सर्वर पर कैसे जाएगा, ठीक है, और वहां से कैसे आएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा तो नहीं है बिना इंटरनेट के हम उसको यूज कर पाएंगे। इंटरनेट तो चाहिए, बट आपको हमेशा नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है कि मान लो आपके पास कोई, आपने एक फाइल बनाई, और जब बनाई तो उस वक्त आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप उस क्लाउड स्टोरेज पर, या जो ये सर्वर है क्लाउड सर्वर्स, यहाँ पर डेटा सेव नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका डेटा जाएगा नहीं बिना इंटरनेट के यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो ऑफलाइन सर्विस है वो ऐसी है कि अगर उस टाइम आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आपका डेटा उस वक्त तो आपके कंप्यूटर पर ही सेव हो जाएगा, ठीक है। बट जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा, आपको कहीं भी कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो ये ऑटोमेटिकली ये डेटा इन सर्वर पर चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप इनको यूज कर सकते हो, मतलब आपका डेटा वहां पर पहुंच जाएगा इंटरनेट के यूज होते ही, ठीक है। तो अच्छा, अब एक बार थोड़ा सा ये बात करते हैं कि हम जो ये है, इनका बेनिफिट क्या होता है इस क्लाउड स्टोरेज का। देखो, एक तो बेनिफिट ये है, अगर आप अपने डेटा को अपने कंप्यूटर की बजाय इन क्लाउड सर्वर्स पर स्टोर कर रहे हो, ठीक है, या आप चाहे यूँ कह लो कि आप क्लाउड स्टोरेज का अगर यूज़ कर रहे हो, तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके कंप्यूटर की, ठीक है। जैसे आपके कंप्यूटर में मान लो 100 GB का स्पेस है, बट आपने क्लाउड स्टोरेज पर अभी 100 GB का आपको स्पेस मिला हुआ, तो टोटल कितना होगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई ना, 100 वहाँ से भी मिल गया, तो आप 100 GB डेटा को वहाँ भी स्टोर कर सकते हो, ओके। तो एक तो आपका ये बढ़ गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर आपने डेटा को स्टोर किया है, अब कल को आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, तो क्या आपको वो डेटा वहाँ मिलेगा, उस दूसरे कंप्यूटर पर नहीं मिलेगा ना। हाँ, या तो वो दोनों कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो तो मिलेगा, बट नॉर्मली होता है नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। तो क्या है, अगर आपने वो डेटा जब फर्स्ट कंप्यूटर पर वर्क किया था, वो डेटा अगर क्लाउड सर्वर पर सेव किया होगा, ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी काम करोगे, तो आप उस क्लाउड सर्वर वाले कंप्यूटर से आप उस डेटा को ला सकते हो, वहां से लेके यूज कर सकते हो, और दोबारा वहीं पर सेव कर सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया क्लाउड स्टोरेज का। तो आप जब चाहे किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर उन्हीं फाइल्स को ओपन कर सकते हो, उनमें कोई चेंज कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा
बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट है जैसे बैकअप। अगर आप अपने कंप्यूटर पर डेटा को सेव करते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि आप, मैंने बैकअप के बारे में बताया था कि हम उसका एक और कॉपी बना के कहीं रख लेते हैं, किसी सीडी में, पेन ड्राइव में, ताकि अगर कभी कंप्यूटर खराब हो जाए तो आपका डेटा खराब ना हो, आप उस पेन ड्राइव या सीडी से, डीवीडी से उस डेटा को वापस ले आएं जब आप कंप्यूटर को अपने ठीक करवाएंगे। ठीक है, तो आपका डेटा वापस आ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बैकअप। अब जब आप क्लाउड स्टोरेज पे डेटा को सेव करते हो तो आपको बैकअप की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो ये क्लाउड स्टोरेज की जो सर्वर होते हैं ये खुद ही आपके डेटा के कई कई बैकअप बनाते हैं। ये तीन तीन, मिनिमम 3 बैकअप्स तो ये हर कोई बनाती है, जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, जो आपको ये क्लाउड स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, वो मिनिमम 3 बैकअप तो सभी कंपनियां बनाती हैं। यानी तीन तीन जगह, अलग अलग जगह पे उस डेटा को स्टोर करते हैं, ताकि अगर एक जगह से उनका ये सर्वर कभी खराब भी हो जाए तो वो जब जैसे ही नया सर्वर इंस्टॉल करेंगे या उसको ठीक करेंगे तो जो बैकअप बनाए वहां से आपका डेटा वापस आपको फटाफट मिल जाएगा। ओके। और बहुत सारी जो स्टोरेज कंपनियां वो तो ऐसे भी हैं जो 10-10 बैकअप तक बना के रखती हैं कि भाई किसी भी केस में, कितनी हार्ड सिचुएशन क्यों ना है, एक डिवाइस खराब हो जाए, 2 खराब हो जाए, 3 खराब हो जाए, 4 खराब हो जाए, तो भी 10-10 से बैकअप तक भी वो बना लेती हैं कि आपका कुछ भी हो जाए, कितने डिवाइसेस खराब हो जाए, बट आपको आपका डेटा मिल जाएगा। फिर भी 100% तो श्योरिटी कभी नहीं होती, चाहे 100 बैकअप बना लो, बट चांसेस बढ़ जाते हैं ना कि अब तो डेटा लॉस नहीं होगा। ओके। तो ये भी होता है कि आपको बैकअप बनाने की कोई चिंता नहीं करनी, वो सारा काम कौन करेंगे, ये खुद करेंगे क्लाउड स्टोरेज वाले। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। यूजर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू पे फॉर क्लाउड डेटा स्टोरेज। अब ये डेटा स्टोरेज के लिए हमें आमतौर पर कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑन ए मंथली और ईयरली बेसिस। मंथली या ईयरली बेस पर, मतलब आप या तो मंथली प्लान ले सकते हो कि भाई हर महीने आप इतने पैसे दिया करो, या ईयर के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो। ईयर वाले में एक साथ ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मंथली वाले में थोड़े कम कम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप जैसा भी प्लान लेना चाहो ले सकते हो। हावेवर विद द एडवांसमेंट इन क्लाउड टेक्नोलॉजी, लेकिन अब क्योंकि जैसे शुरू में जब ये कंपनीज आई थी तो ये पैसे चार्ज करती थी, बट अब क्योंकि एक जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोगों ने, कंपटीशन भी बढ़ता रहा है, बहुत सारी कंपनीज आ गए हैं जो ये क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवा रही हैं। तो इस कंपटीशन की वजह से क्या हो गया है, मैनी कंपनीज प्रोवाइड लिमिटेड फ्री स्टोरेज स्पेस फॉर द कस्टमर्स। तो ये कंपनी अपने कस्टमर को लिमिटेड, मतलब कुछ मात्रा में फ्री स्टोरेज देने लगी हैं। ओके। इफ वी इफ एंड व्हेन नीडेड, जब भी हमें जरूरत पड़े, यू कैन ऑलवेज बाय मोर स्टोरेज। मतलब कुछ स्टोरेज स्पेस तो ये शुरू में आपको फ्री दे देती हैं, ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको और ज़्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ जाए तो आप कभी भी किसी भी टाइम और ज़्यादा स्पेस इनसे खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है, परचेज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल के रूप में गूगल प्रोवाइड अप टू 15 GB फ्री स्टोरेज। जो गूगल है, गूगल का आप नाम सुना होगा आपने, वो उसकी एक सर्विस है जिसको गूगल ड्राइव बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल ड्राइव। तो ये एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, ठीक है। तो ये अगर आप गूगल स्टोरेज से ये क्लाउड सर्विस लेते हो तो ये आपको 15 GB का फ्री स्टोरेज स्पेस देते हैं कि आप 15 GB तक डेटा आप रख सकते हो, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने। लेकिन अगर इससे ज़्यादा फिर आपको चाहिए तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, अगर इससे ज़्यादा भी आपको अपना डेटा स्टोर कराना है। 15 GB तक का, वैसे 15 GB बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, ठीक है। अगर आप मूवीज़ वगैरह को छोड़ दो, मूवीज़ वीडियोज़ को, नॉर्मल टेक्स्ट डेटा तो आप यूज कर रहे हो, फाइल्स बना रहे हो, तो वो काम का जो डेटा होता है ना, मोस्टली जो एंटरटेनमेंट को छोड़ दिया जाए तो 15 GB डेटा बहुत हो जाता है, वो फिल करना ही मुश्किल हो जाता है। ओके। तो ऐसे ही है, ऐसे ही फिर ये बता रहे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी है। माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है यही क्लाउड स्टोरेज की। माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। तो इसने की जो सर्विस आती है वो आती है वन ड्राइव के नाम से। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना स्काई ड्राइव, तो ये पहले इसका नाम स्काई ड्राइव था, अब इसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने, स्काई ड्राइव का नेम चेंज करके वन ड्राइव रख दिया है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट की भी एक सर्विस है, बट ये जो आपको है 5 GB का स्पेस देती है। जो ये स्काई ड्राइव होती थी पहले, ये 15 GB का स्पेस देती थी शुरू में, बट अब जो है ये 5 GB का स्पेस देते हैं, उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया है। ओके। सम कंपनीज इवन ऑफर अप टू 100 GB स्टोरेज एट नो कॉस्ट। लेकिन बहुत सारी कंपनियां अभी भी ऐसी हैं जो आपको 100 GB तक का फ्री स्टोरेज स्पेस देती हैं बिना आप किसी पैसे के। इससे ज़्यादा आप यूज करोगे तब आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओके।
Now, you can keep photos, document, drawing, recording, videos and almost anything else in your cloud storage drive. तो आप अपनी क्लाउड स्टोरेज ड्राइव जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पर किसी भी तरह का डेटा रख सकते हो. आपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, ड्राइंग्स रख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स रख सकते हो, वीडियोज़ रख सकते हो, कुछ भी किसी भी तरह का डेटा आप यहाँ पर सेव कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो एक्सेस यूर ड्राइव एनी वेयर. आप अपनी ड्राइव को कहीं भी यूज़ भी कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो ओवर द इंटरनेट पर, ऑन एनी स्मार्टफोन, किसी भी स्मार्टफोन पर भी यूज कर सकते हो इस ड्राइव को, टेबलेट या कंप्यूटर पर. ठीक है, तो इन सभी जगह यूज कर सकते हो. मोस्ट बिग कंपनीज प्रोवाइड स्मार्टफोन एप्स फॉर देयर क्लाउड सर्विस. तो जो बहुत सारी कंपनियां हैं, स्मार्टफोन कंपनियां, वो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, देयर बाय अलाउइंग इजी एक्सेस टू योर ड्राइव, ताकि आपको अपनी ड्राइव को एक्सेस करने में आसानी रहे. मतलब कुछ ऐप्स आते हैं जो ये ज़्यादातर कंपनियां हैं सॉरी, वो कंपनीज आपको एक ऐप दे देती है. जैसे गूगल ड्राइव नाम की एक ऐप मिल जाएगी. उस ऐप में आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा. एक्चुअली जब आप इस सर्विस को यूज करते हो तो आपको एक ईमेल आईडी पासवर्ड मिलता है. आप ईमेल आईडी पासवर्ड को से जब लॉगिन करते हो तो ही आप अपने डेटा को देख पाते हो या उस पर कोई भी डेटा सेव कर पाओगे. बट जब ये आप ऐप यूज़ करते हो तो आपको एक बार लॉगिन करना पड़ता है. उसके बाद आप इस ऐप को जब भी ओपन करोगे आपको डायरेक्ट वो चीज़ें दिख जाएंगी जो भी आपने अपनी ड्राइव पर सेव की थी. ठीक है, और वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो या दोबारा अपलोड भी कर सकते हो. अपलोड का मतलब जब कोई डेटा उस पर सेव करते हो तो उसको अपलोड बोलते हैं, और वहाँ से जब कोई डेटा आपको लेना हो तो उसे डाउनलोड बोलते हैं. ओके, सो यू कैन ऑल्सो शेयर एनी फाइल डायरेक्टली टू योर ड्राइव. आप किसी भी फाइल को डायरेक्टली अपनी इस ड्राइव पर शेयर कर सकते हो, मतलब सेंड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो इन्वाइट अदर्स टू व्यू, डाउनलोड एंड कोलेबरेट ऑन एनी फाइल यू वांट. और आपने जो फाइल यहाँ पर रखी हुई है उस फाइल को आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो. कोलैबोरेट का मतलब है कि वो भी इस फाइल को देख पाएं. एक लिंक बन जाता है, वो लिंक पे दो, उस लिंक पे वो जब भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो फाइल उनको भी मिल जाएगी, और वो उस फाइल में जो भी काम करेंगे, काम करते ही वो जो भी चेंज करेंगे वो चेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पर ही आपकी जो फाइल है उसमें आ जाएगा. ओके, तो अब जब आप फाइल को चेंज करोगे तो जो काम दूसरे बंदे ने किया था वो आपको इस अपनी ड्राइव में दिख जाएगा उसी फाइल में. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो इन्वाइट अदर्स टू व्यू. ओके, ये हो गया था हमने पॉइंट. हाउएवर सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड स्टोरेज कंटिन्यूज टू बी ए मेजर कंसर्न. लेकिन ये जो क्लाउड स्टोरेज है इसमें जो सिक्योरिटी है ना वो अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. ठीक है, द सर्विस प्रोवाइड्स हैंस यू sorry, the service provides hence you have tried to install security measures like encryption. इसलिए जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको बहुत सारे सिक्योरिटी के लिए फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एनक्रिप्ट कर देना, आपके ने जो भी डेटा सेव किया उसको किसी दूसरी कोडेड फॉर्म में यूज कर देना, ताकि अगर वो डेटा कोई और देख भी ले तो भी उसे समझ ना आए वो. ओके, जब केवल आप उसको यूज करेंगे तो आपको सही दिखेगा. ठीक है, आप उसको डिकोड कर सकते हो बट दूसरा कोई डिकोड नहीं कर पाएगा. इसको बोलते हैं एनक्रिप्ट कर देना. एंड ऑथेंटिकेशन इनटू द देयर सर्विस, या फिर वो आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराते हैं, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन. जब तक आप सही आईडी और पासवर्ड नहीं डालोगे तो आप कोई भी उस डेटा को यूज नहीं कर सकता, इसलिए आप ही उसको यूज कर पाओगे. तो इस सिक्योरिटीज का जो इलाज है उन्होंने क्या निकाला है, एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन. ये दो तरीके बनाए हैं जिससे आपका डेटा सिक्योर रहे. ठीक है, क्योंकि ये खतरा तो होता ही है कि आपने किसी और कंप्यूटर पर अपना डेटा डाल दिया तो कोई हो सकता है दूसरा भी इंटरनेट से कनेक्ट होकर आपसे वहाँ से आपका डेटा देख ले. बट इतना आसान नहीं होता देखना, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो ये इन दोनों तरीकों का यूज करती है, एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन. पहले वो कंफर्म कराएंगे आप जो भी डेटा वो देखने की कोशिश करोगे कि आप वही बंदे हो कि नहीं जिसका डेटा है. ओके, उसको बोलता है ऑथेंटिकेशन. एनक्रिप्शन का मतलब उसको डेटा को ये एनक्रिप्ट कर देते हैं, किसी दूसरी कोडेड फॉर्म में डिकोड कर किसी दूसरी कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन. ओके, तो यहाँ पर कुछ लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज बिलीव्ड टू हैव बीन इन्वेंटेड बाय जोसेफ कार्ल रोबनेट लिकलाइडर. तो ये जो पर्सन है इसने 1960 में क्लाउड कंप्यूटर को इन्वेंट किया था. टू कॉन्सेप्ट पीपल एंड डेटा फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, सॉरी टू कनेक्ट पीपल, ताकि कोई भी जो पर्सन है वो कहीं पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, यानी एक साथ एक ही फाइल पर वो काम कर पाए.
ओके, बैठकर। तो इसके लिए इसको यूज़ किया गया था। अब यहाँ पर कुछ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नाम हैं जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी सर्विस, आप कहीं से भी क्लाउड स्टोरेज सर्विस यूज कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो एक साथ, ये सारी की सारी भी यूज कर सकते हो। जैसे हर कोई मान लो आपको 5-5 GB या 10-10 GB का स्पेस दे रहा है, तो यहाँ पे 10 नाम लिखे होंगे, तो आपको 50 GB तक डेटा फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अलग अलग कंपनीज भी यूज़ कर सकते हो कि कुछ डेटा इस कंपनी पे रखा है, कुछ इस पे, बट उससे फिर डिफिकल्टी होगी मैनेज करने में, आपको ये याद नहीं रहेगा कौन सा डेटा कहाँ रखा था। इसलिए बेटर है कि आप एक ही सर्विस को कोई यूज़ करो, ठीक है। बट अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है और आप पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते, तो आप मल्टीपल सर्विसेज को भी यूज कर सकते हो कि भाई 15 GB इस पे स्टोर कर लिया, 15 GB इस पे स्टोर कर देंगे, 15 GB डेटा इस पे स्टोर कर देंगे। ओके, तो वो आपकी मर्जी है। सो आगे चलते हैं। वाई क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज हम क्यों यूज़ करें, उसके बहुत सारे रीज़न वैसे हम बता चुका हूँ मैं आपको। डेटा सिक्योर डेटा, कि हमारा डेटा सिक्योर रहता है क्योंकि वो ऑटोमेटिक बैकअप बना लेते हैं। ओके, दूसरा एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। आपका जो डेटा सारा का सारा डेटा एक ही जगह पर रहता है। मान लो आपके पास 3 कंप्यूटर्स हैं, आप कभी इस कंप्यूटर पर काम करते हो, कभी दूसरे कंप्यूटर पर, कभी तीसरे कंप्यूटर पर, तो सारा काम आपका अलग अलग रहेगा ना। बट अगर आपने क्लाउड स्टोरेज को यूज करो, तो किसी भी कंप्यूटर पे काम करो, आपका काम सारा एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डेटा इंटीग्रिटी। ऑथेंटिकेट एक्सेस, और बिना आईडी पासवर्ड के कोई भी आपका डेटा देख नहीं सकता, तो आपका डेटा बिल्कुल फुल्ली सिक्योर है। बैकअप वो अपने आप बना लेते हैं, आपको बैकअप बनाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्चिव फैसिलिटी, आपकी फाइल्स का साइज रिड्यूस कर देना, उसको एक फैसिलिटी को बोलते हैं आर्चिव करना। तो वो ये भी करते हैं एक्चुअली, जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल स्टोर करते हो ना, मान लो वो 100 MB का स्पेस ले रही है, बट जब आप वहाँ स्टोर कराते हो तो वो उस फाइल के साइज को रिड्यूस कर देते हैं, और वो इस 100 की बजाय 80 MB का स्पेस लेगी, 100 MB की बजाय, ठीक है। तो वही चीज़ कम स्पेस लेगी, तो उसको बोलते हैं आर्चिव करना, ठीक है। तो जो फाइल आपके कंप्यूटर पर 100 MB का स्पेस लेती है, वहां पर 80 MB का ले रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्चिव करना। रिमोट एक्सेस, आप कहीं भी दूर बैठे हो, आपकी अपनी फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं दूर बैठे बैठे। एनी टाइम डेटा, जब भी आपको डेटा चाहिए हो, आप को वहाँ से मिल जाएगा। 24 आवर्स रन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होती है, रोबोटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट हैंडल्स डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड कंट्रोल्स ऑफ रोबोट्स फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस पर्पज। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसमें हम रोबोट्स को बनाना, हैंडल करना, उनके डिज़ाइन बनाना, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट करना मतलब उनको बनाना, ऑपरेशंस एंड उनसे कोई कोई काम कराना या उनके ऊपर कोई काम करना, ये सब काम जिसमें हम करते हैं उसको रोबोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब रोबोट्स के बारे में, रोबोट्स बनाना, उनको कंट्रोल करना, हैंडल करना, उनकी डिज़ाइनिंग करना, ये काम इंजीनियरिंग की जिस फील्ड में हम करते हैं उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स, ठीक है। तो रोबोट्स कैन सब्सटीट्यूट फॉर ह्यूमंस, रोबोट्स को बदला जा सकता है ह्यूमंस की जगह पर, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, सिंस दे कैन बी एम्प्लॉयड इन एडवर्स सिचुएशन, क्योंकि वो बहुत मुश्किल सिचुएशंस पर उनको, जो लोग हैं, लोगों की जगह पर एम्प्लॉय किया जा सकता है, मतलब लोगों की जगह उन पर काम, उनसे काम करवाया जा सकता है। एंड डेंजरस एनवायरनमेंट, या किसी डेंजरस एनवायरनमेंट के अंदर भी काम कराया जा सकता है, इंक्लूडिंग बॉम्ब डिटेक्शन। जैसे कैसे कैसे काम करा सकते हैं, मतलब देखो, एक तो हम किसी ओरिजिनल पर्सन से बॉम्ब को डिटेक्ट करवाएं, फिर उसको डिफ्यूज़ करवाएं, डीएक्टिवेट करवाएं, तो उसमें खतरा रहता है ना, अगर बॉम्ब फट गया तो वो बंदा तो मर जाएगा। बट यही काम अगर रोबोट से करवाएं, कोई रोबोट बना ले, वो जाए बॉम्ब को ढूंढे, ढूंढने के बाद उसको डीएक्टिवेट करे, तो उस प्रोसेस में अगर वो बॉम्ब फट फट भी गया तो रोबोट तो मतलब डेस्ट्रॉय होगा सिर्फ, बट किसी की जान तो नहीं जाएगी ना। तो ये क्या बेनिफिट है इसका, रोबोट्स आर मोस्टली मेड टू रिजेंबल ह्यूमंस। रोबोट्स को आमतौर पर ऐसे बनाया जाता है कि वो बिल्कुल ह्यूमन से रिजेंबल करें, मतलब ह्यूमन जैसे दिखें, हमारे जैसे ही दिखें, ठीक है। एंड ट्रेन टू रेप्लिकेट ह्यूमंस इन देयर स्पीच, और उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो हमारी स्पीच को रेप्लिकेट करें, मतलब हमारी तरह बोलने की कोशिश करें, हमारी ही बोली को रेप्लिकेट मतलब नकल उतारें उसकी, ठीक है। वॉकिंग, हमारी तरह चलें, एंड इवन थिंकिंग प्रोसेस, और हमारी ही तरह वो सोच सकें,
तो हम कोशिश करते हैं रोबोट को ऐसे रोबोट्स बनाने की कि वो देखने में भी हमारे जैसे दिखें, चलने वो हमारी तरह चलें, हमारी तरह वो बातें करें, हमारी तरह वो सोच पाएं। तो हम रोबोट्स को हमेशा ऐसे बनाने की कोशिश करते रहते हैं। बट अब तक हमने बिल्कुल ऐसा तो कोई भी रोबोट अब तक बना नहीं है कि जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोच सके, बोल सके, ठीक है। हाँ, कुछ काम वो कर पाता है ह्यूमंस की तरह, बट कुछ ऐसे भी रोबोट्स हैं जो कुछ काम तो हमसे भी बेटर कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स भी नहीं कर पाते, उससे भी ज़्यादा अच्छे कर लेते हैं। बट लेकिन हर फील्ड में वो ह्यूमंस की बराबरी अब तक कोई कर पाए ऐसा रोबोट अब तक नहीं बना है। जैसे आपने कुछ मूवीज़ देखी होंगी ना, एक रोबोट मूवी आई थी, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा तो एडवांस रोबोट दिखाया गया था, बट रियल में अभी वैसे रोबोट नहीं बने हैं। हाँ, आने वाले टाइम में हम वैसे रोबोट बना पाएंगे। ओके, सो रोबोट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय मशीन्स और रिमोट कंट्रोल। जो रोबोट है उनको मशीन या रिमोट कंट्रोल की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं टू डू सर्टेन टास्क, कुछ कामों को करवाने के लिए। सम रोबोट्स आर प्री प्रोग्राम, कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जो पहले से प्रोग्राम किए जाते हैं कि भाई टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, कि वो कुछ ये स्पेशल फंक्शनैलिटी है वही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मॉडर्न डेज रोबोट आर डिजाइन टू कॉपी ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न रोबोट्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करें, हम जो भी करते हैं उस वो सब कुछ वो भी कर पाएं इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में, एंड डू द थिंकिंग प्रोसेस ऑन देयर ओन आफ्टर डीप एनालिसिस, और वो खुद से सोच पाएं किसी भी सिचुएशन को डीपली एनालाइज करके, मतलब सोच समझ कर किसी भी सिचुएशन को देखें, उसे समझें और फिर खुद से फैसला ले पाएं कि क्या करना है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम खुद से सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं ना कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने इतने ज़्यादा अच्छे रोबोट्स नहीं बनाए, ऐसे तो बनाए उनको जो ऑर्डर दे दोगे वो तो वो कर देंगे, बट वो खुद से सोचें कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब मैं इसे हाथ मिलाऊं या नहीं मिलाऊं, ठीक है। तो अभी ऐसे रोबोट हम नहीं बना पाए हैं, बट काम कंटिन्यू है। एनालिसिस ऑफ सराउंडिंग सिचुएशंस विद लिमिटेड और नो एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब बिना किसी कंट्रोल के, ठीक है, या बहुत कम कंट्रोल हम उसको करें और वो अपने आप काम करते रहें, ऐसे कंप्यूटर हम बनाने की कोशिश, कंप्यूटर नहीं रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सम ऑफ द करंट एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन एरियाज वेयर रोबोट्स आर यूज, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। वो कौन से? एक तो मिलिट्री के अंदर रोबोट्स का यूज किया जा सकता है। तो अगर हम अपने जो सोल्जर्स की जगह रोबोट्स का यूज करें लड़ाई करने के लिए तो हमारे सोल्जर्स मरेंगे नहीं। डोमेस्टिक रोबोट्स फॉर हाउस होल्डिंग क्लीनिंग, अपने घरों में साफ सफाई करने के लिए हम या घर के काम कराने के लिए डोमेस्टिक रोबोट्स आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। मेडिकल रोबोट्स होते हैं जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में, टू परफॉर्म लो इन्वेसिव सर्जरी, ऐसी सर्जरी जो ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, तो ऐसी सर्जरी करने के लिए भी रोबोट्स बने हुए हैं। हालांकि जो ज़्यादा खतरनाक सर्जरीज होती हैं, जैसे बिल्कुल माइंड की सर्जरी करनी हो, ब्रेन की सर्जरी करनी हो, तो उसके लिए तो अभी भी डॉक्टर ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है कि रोबोट कोई गलती ना कर दे और पेशेंट मर ना जाए, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में ये श्योर है कि जो रोबोट्स होंगे वो डिफ़िकल्ट सर्जरीज को भी ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी कर पाया करेंगे। बट अभी तक ऐसे नहीं बने हैं, बट काम चालू है और हम जल्दी ही ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जो हमसे अच्छे ह्यूमन बीइंग, जो रियल डॉक्टर्स होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे ऑपरेशंस वगैरह सर्जरी कर पाएंगे। ओके, रोबोट्स फॉर क्लीनिंग अप कंटेमिनेटेड एरियाज, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे कंटेमिनेशन, बहुत पॉल्यूशन फैला हो, जहर, टॉक्सिक कोई फैला हो, न्यूक्लियर वेस्ट फैला हो, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जब फट जाता है तो वहाँ रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, वो फैल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर अगर कोई बंदा जाके, कोई रियल ह्यूमन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका शिकार हो जाएगा उन रेडिएशंस का और उसकी डेथ हो जाएगी। बट रोबोट्स हैं, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसी एरिया में जाके, जैसे कहीं पर बहुत जहरीली गैस फैली हो, अब ह्यूमन बींग तो नहीं जा सकते, बट वो रोबोट्स तो आराम से जाके काम कराएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो रोबोटिक्स के बारे में, हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। वीडियो वैसे थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे का चैप्टर हम कवर करेंगे किसी नए वीडियो में। ओके, टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ and keep on your study. So meets you in another video. Till then, bye bye, take care.